भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। ये वो वादा था जो 2014 में पूरे देश ने सुना था। उस वक्त लोगों को लगा अब सब कुछ बदलेगा और करप्शन खत्म होगा। आज उस वादे को पूरे 12 साल हो चुके हैं और आज भी एक आम आदमी को लाइसेंस बनवाने के लिए 500 रुपए से ऊपर देने पड़ते हैं। एक किसान को अपनी जमीन का रिकॉर्ड सुधरवाने के लिए पटवारी को खुश करना पड़ता है और सरकारी अस्पताल में बेड मिल जाएगा, लेकिन बिना वार्ड बॉय को 200 रुपए दिए बिना थोड़ा मुश्किल। ये बड़े स्कैम की बात नहीं है, ये रोजाना की जिंदगी है। 70 साल हो गए, हर सरकार ने सिर्फ करप्शन को हटाने का वादा किया, लेकिन वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। ये वायरस आज भी हमारे समाज के बीच है और ये वायरस खत्म नहीं हो पाया। Approached ever for asking for a bribe? Definitely. In all the departments of the public education sector, everybody is taking the bribe, no doubt in that. तो आज मैं आपको एक ऐसे देश की कहानी सुनाऊंगा जो 1965 में हमसे भी ज्यादा बदहाल था, जो दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता था। आज उस देश के एक आम आदमी की सैलरी 5 लाख रुपए से ज्यादा है। वो देश है सिंगापुर। और आज हम जानेंगे कि उसने ऐसा क्या किया जो भारत पिछले 70 सालों में नहीं कर पाया। पहले जरा भारत की असली तस्वीर देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2023 के इंडेक्स के अनुसार भारत 180 देशों में से 93 नंबर पर आता है। मतलब दुनिया के आधे से ज्यादा देश हमसे हॉनेस्ट हैं। एक सर्वे में 40% भारतीयों ने माना कि उन्हें पिछले 12 महीने में किसी न किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत दी। और मैं मानता हूँ कि ये नंबर सुनने के बाद आपको कोई ज्यादा सरप्राइज फील नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। सोचिए, आपका बेटा 10वीं पास करता है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता हो, काउंटर पर बैठा हुआ क्लर्क धीरे से बोलता है, साहब फॉर्म तो भर जाएगा, लेकिन प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है। और आप समझ जाते हो कि इसके बाद क्या करना है। 9 अगस्त 1965 में ली सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने। टीवी पर रो रहे क्योंकि मलेशिया ने सिंगापुर को जबरदस्ती फेडरेशन से बाहर निकाल दिया था। इसे कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं मान रहा था, ये पूरी तरीके से एक रिजेक्शन था। उस वक्त सिंगापुर के हालात मुंबई की धारावी की तस्वीर कभी अगर देखी हो तो उससे भी ज्यादा बुरे हाल थे। Singapore is just a slum-ridden, overcrowded port. 75% of families live in shacks or squatter huts without toilets or running water. For Singapore, forging an identity and finding stability, security, and success was not going to come easy. A country that looks less like a nation and more like a failed state waiting to collapse. 75% लोग झोपड़ी में रहते थे, बिना पानी और बिना टॉयलेट के। बेरोजगारी दर 14% पहुंच चुकी थी, नदियां नाले बन चुकी थी और कम्युनिटीज के बीच दंगे हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, सिंगापुर दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक गिना जा रहा था। उस समय सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $516 थी, आज वही बढ़कर $88,000 पहुंच चुकी है, यानी 60 साल में 170 गुना ग्रोथ। धारावी को लेकर हम पिछले 40 सालों से सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। ली ने उन्हीं 40 सालों में पूरे देश को बदल दिया। कैसे? ली ने करप्शन से लड़ने के लिए 3 ऐसी चीजें की जो पहले कभी किसी ने नहीं सोची थी। देखो, 1960 में ली ने CPIB बनाई। जैसे हमारे देश में CBI है, करप्शन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वैसे ही सिंगापुर में CPIB है। लेकिन इनके पास एक ऐसी ताकत है जो हमारे देश की CBI के पास नहीं है। CPIB कभी भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं आती है, सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। और अगर PM खुद सस्पेक्ट हो तो प्रेसिडेंट CPIB को PM की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है। और अब एक बहुत जरूरी बात, अगर हम CPIB वर्सेस अगर इंडिया की ED की बात करें, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो उन दोनों के डाटा में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। ED में टोटल रजिस्टर्ड केस हैं 6400, ट्रायल कंप्लीट हुए हैं सिर्फ 56 के, कन्विक्ट हुए हैं सिर्फ 53, यानी कि कन्विक्शन रेट 0.9, यानी 1% से भी कम। यानी बाकी 6344 केस अभी भी पेंडिंग है। अब थोड़ा डीपली समझते हैं। 6400 केसेस दर्ज हुए हैं और सजा मिली है सिर्फ 53 लोगों को। मतलब 100 में से 99 लोग बचकर निकल जाते हैं। कन्विक्शन रेट 98 to 99% है, यानी 100 में से सिर्फ 1 या 2 बचकर जाते हैं और बाकी सबको होती है जेल। और ये सब डाटा देखने के बाद एक सिंपल सवाल आप लोगों से, अगर आपको पता है कि करप्शन करने के बाद आपकी पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है या उससे भी कम है, तो क्या आप रिस्क लोगे? शायद हाँ। लेकिन अगर आप सिंगापुर में खुद को कंसीडर करते हैं और प्रोबेबिलिटी 99% है, तो शायद आप करप्शन करने के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। और यही है सिंगापुर का उन सीक्रेट्स में से एक, जहां पर लॉज नहीं बदले गई, नैतिकता नहीं बदली गई, बस पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी बदली गई और करप्शन अपने आप कम होता हुआ नजर। सिंगापुर में एक सिंपल रूल है, करप्शन को एक बुरी डील बनाओ। अगर आपकी इनकम 5 लाख है और आपने 5 करोड़ का घर लिया, तो आपको गवर्नमेंट को ये क्लियर करना होगा और ये प्रूफ करना होगा कि यह पैसा आपने कहां से कमाया है।
और अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपका पैसा जब्त किया जाएगा, आपकी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। साथ ही आपको 5 साल की जेल होगी, 1 लाख का फाइन पड़ेगा और रिश्वत जो ली थी वो भी वापस करनी पड़ेगी। एक रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के एक नेता थे, वो 1979 में करप्शन करके देश को छोड़कर भाग गए। 26 साल बाद उन्हें वापस लाया गया, उनकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया, उन्हें उनकी पेंशन तक नहीं दी गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। मतलब हमारे देश की जैसा नहीं है कि नीरव मोदी चला गया, माल्या चला गया और वो सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और वहां पर बोलते हैं कि भाई हम तो दूध से धुले हुए। यानी कि वहां क्लियर मैसेज है कि अगर तुमने करप्शन किया तो तुम्हें ढूंढ कर जमीन के किसी भी कोने से उठाकर लेकर आएंगे। वैसे तो ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन यही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और उतना ही जरूरी भी। ली ने कहा था, इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। सिंगापुर में एक मिनिस्टर की सैलरी लगभग 20 करोड़ के आसपास है, लेकिन अगर हम भारत में सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो ज्वाइन करने पर होती है लगभग 56,000 रुपए पर मंथ। उसका एक क्लासमेट जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ है और वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है और लाइफ के मजे ले रहा है। तो आप ही लोग सोचो, जब वो ऑफिसर एक बड़े से प्रोजेक्ट को अप्रूवल देगा और जब कॉन्ट्रैक्टर उसे 10 लाख रुपए देने के ऑफर करेगा तो क्या वो मना कर पाएगा? किस बेसिस पर मना करता है? ली का सीधा लॉजिक था, अगर हॉनेस्ट रहने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो लोग हॉनेस्ट रहेंगे। टैलेंट को उसकी कीमत दो, वरना वो दूसरे तरीके से वसूल कर ही लेगा। तो अब आप लोग मुझसे कह सकते हो कि भाई सिंगापुर एक छोटा देश है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, कंपेयर कैसे करें? फेयर पॉइंट है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ साइज की नहीं है, प्रॉब्लम है इलेक्शन के इकोनॉमिक्स की। सोचिए, भारत में एक लोकसभा सीट जीतने की अनऑफिशियल कॉस्ट लगभग 10 से 50 करोड़ रुपए के आसपास आती है। ऑफिशियल लिमिट सिर्फ 95 लाख रुपए है। मतलब जो नेता चुनाव जीता है वो पहले से ही करोड़ों का अनऑफिशियल बोझ लेकर घूम रहा है। अब आप ही लोग सोचो कि वो हॉनेस्ट रहेगा कैसे, वो बिना करप्शन के कैसे काम चला पाएगा? या फिर आप मुझे एक और बात बोल सकते हो कि भाई हमारे देश में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे ड्राइवर, बिजली और फॉरेन की बहुत सारे टिकट्स, इसके साथ साथ उन्हें घर भी मिलता है। आई नो ये सब मिलता है, लेकिन ये वो 50 करोड़ की कॉस्ट को कवर नहीं कर सकता। यही फॉर्मूला है हमारे देश के सिस्टम का, इसीलिए प्रॉब्लम किसी एक पार्टी की नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा कोई भी पार्टी करप्शन फ्री नहीं हो सकती। और मैं ये नहीं कहता कि इंडिया एक दिन में सिंगापुर बन जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर चेंजेस ला सकती हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। सीपीआईबी की तरह उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम ना हो और वो एक न्यूट्रल अथॉरिटी को रिपोर्ट। दूसरा, हमें अपने देश में कन्विक्शन रेट को बढ़ाना होगा, क्योंकि 6400 केसेस में से सिर्फ 53 को अगर पकड़ा जा रहा है, लोगों के मन में करप्शन करने के बाद पकड़े जाने का डर खत्म हो जाता है और एक केस जो 10 से 15 साल चलता है उसे पता है कि उसका कुछ नहीं है। दूसरा, इलेक्शन की जो फंडिंग है उन्हें ट्रांसपेरेंट करो। जब तक इलेक्शन जीतने के लिए 50 करोड़ रुपए लगेंगे, करप्शन करना एक मजबूरी रहेगी। तीसरा, विस्टल ब्लोवर को प्रोटेक्ट करो। वो लोग जो सच्चाई बताते हैं वो सच्चाई बताने से डरे ना और उन पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर ना हो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ के लिए एक लॉ लेकर आओ। इनकम और एसेट्स अगर मैच नहीं होते हैं तो उस आदमी को सीधा जेल में डालो और उसकी प्रॉपर्टी को पूरा ही गायब करो। और सिंगापुर में यही होता है जो सबसे बड़ा फैक्टर है करप्शन को कम करने। देखो, सिंगापुर का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि करप्शन को कैसे पकड़े। सिंगापुर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हॉनेस्ट सिस्टम बनाने के लिए नैतिकता नहीं, इंसेंटिव चाहिए। और जब पकड़े जाने का डर हो और हॉनेस्ट रहने पर फायदा हो तो सिस्टम अपने आप ही सही हो जाता है। 1965 में सिंगापुर के पास कुछ भी नहीं था, 2025 में इंडिया के पास सब कुछ है। पॉपुलेशन है, रिसर्चर है, टैलेंट है और डेमोक्रेसी है। बस चाहिए तो एक हॉनेस्ट सिस्टम जो देश को बदल कर रख दे, और वही सिस्टम मांगना और वही मांगना हमारा हक और हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।